हाय माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये सब हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टॉपिक के अंदर। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब कंसंट्रेशन होता क्या है, एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट को अपने अंदर ऑक्यूपाई कर पाता है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। मान लीजिए एक सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम शुगर है, एक सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम शुगर है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन जिसके अंदर 20 ग्राम शुगर है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, और जिसके अंदर 10 ग्राम शुगर है वो कम कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर जो है कम है। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे करूंगा मैं? कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर amount of solvent or amount of solute पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। तो इन दोनों को ही बोला जाता है कंसंट्रेशन। आपकी बुक्स में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होता है, पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो नोन एज कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो हमें अपनी क्लास 9th में पढ़ना है वो है दो तरीके। तो क्या है वो दो तरीके, चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा, यहां पर जो भी अमाउंट यहां लिखा हुआ है वो या तो है मास या फिर है वॉल्यूम। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो दो तरीके हमारी क्लास 9 के सिलेबस में हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालिए, मेथड्स of finding concentration। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है मास by mass percentage of a solution। अब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तो हमने अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अमाउंट कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो अमाउंट हमें लेना है वो लेना है मास। तो जब मैं मास दोनों जगह लूंगा मास, क्योंकि पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एक अमाउंट की वैल्यू हमें यहाँ लेनी थी और एक अमाउंट की वैल्यू यहाँ लेनी थी। तो यहां पर गिवन है मास बाय मास, तो दोनों जगह अमाउंट की वैल्यू मैं लूंगा मास। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अब क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी चीज को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं।
तो ये है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज of a solution। अब इसके अंदर सॉल्यूट के आगे जो अमाउंट की वैल्यू लेनी है वो है मास, और सॉल्यूशन के आगे वॉल्यूम। तो फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम होगा यहां पे, क्योंकि यहां वॉल्यूम लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हैं दो तरीके कंसंट्रेशन निकालने के। अब आपको कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है एक क्वेश्चन के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है अ सॉल्यूशन contains 40 gram of common salt in 320 gram of water। Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें गिवन है सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा सॉल्यूट। 320 ग्राम ऑफ वाटर, ये हो गया हमारा, ये था सॉल्यूट, और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब हमें मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, पर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता। तो हमें बोल रखा है मास ऑफ सॉल्यूट इज 40 ग्राम, दैट इज कॉमन सॉल्ट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें बोल रखा है 320 ग्राम, दैट इज वाटर। अब मुझे यह भी पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसके अंदर या तो सॉल्यूट होता है या फिर सॉल्वेंट होता है। अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके लिख दूं, दोनों को मिलाकर लिख दूं, तो वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 360 ग्राम। अब बच्चों अब हमें निकालना है मास बाय मास परसेंटेज।
ऑफ अ सॉल्यूशन। अब मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता था? मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट था हमारा 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन था मेरा 360 ग्राम इंटू 100, और इसको सॉल्व करने पर आया 10 जा 9 जा 100 बाय 9, दैट इज 11.1 परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। तो ये है बच्चों कंसंट्रेशन। अब 11.1 परसेंटेज क्या कहता है? ये कहता है कि सॉल्यूशन का 100 में से हर 11.1 पार्ट जो है वो कॉमन सॉल्ट है। मतलब अगर सॉल्यूशन में 100 पार्ट है तो 100 में से 11.1 पार्ट्स जो हैं कॉमन सॉल्ट के हैं। ये होता है कंसंट्रेशन का मतलब। तो चलिए, ये था कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को यूज करके हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसे हम कहते हैं सस्पेंशंस। क्या होते हैं सस्पेंशन? चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए सस्पेंशंस and its properties। अब क्या होते हैं सस्पेंशन? सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब होता है? वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। अब सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाता है। क्यों मिक्स नहीं हो पाता है? सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने से वो इन बिटवीन द जो दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है एक सॉल्वेंट के, वहां पर जाकर वो पार्टिकल फिट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सस्पेंशन जो है सस्पेंशन की यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती है। अब यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती है तो उससे होगा क्या? जब आप मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जो पार्टिकल्स होंगे जो सॉल्यूट के वो आपको थ्रू आउट द सॉल्वेंट वो आपको दिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, बल्कि आपको वो पार्टिकल्स अलग अलग थ्रू आउट द सॉल्वेंट नजर आएंगे थ्रू आवर नेकेड आईज। उन्हें हम कहते हैं सस्पेंशन। अब सस्पेंशन को डिफाइन करना है, वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अ सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। तो ये होती है सस्पेंशन की डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं सस्पेंशन के एग्जाम्पल की, तो सस्पेंशन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे?
चॉक इन वाटर, पहला एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं स्मोक इन द एयर। जब स्मोक एयर में आता है तो स्मोक आपको अलग से दिख रहा होता है एयर के अंदर। ऐसा नहीं होता कि वो एयर के अंदर कुछ इस तरह यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए तो आप डिस्टिंग्विश ही ना कर पाओ कि एयर कौन सी है और स्मोक कौन सा है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए उसे बोला जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन वो होते हैं जिसके अंदर हम डिस्टिंग्विश कर पाए, एक लाइन बना पाए सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में, उनको हम कहते हैं सस्पेंशंस। और सस्पेंशंस क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं इसलिए वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब आ जाते हैं हम अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पे। तो चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सस्पेंशन की, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने डिफाइन में भी लिखा है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन भी यही होती है कि इट इज एन हेट्रोट्रोपिक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज एन heterogeneous मिक्सचर। ये थी सस्पेंशन की पहली प्रॉपर्टी। नंबर 2, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू दी नेकेड आईज। जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं नेकेड आई को। अब ये पार्टिकल विजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। अब साइज की अगर बात करें तो वो है प्रॉपर्टी नंबर 3, उसके अंदर हम साइज की ही बात करेंगे, कितना होता है पार्टिकल का साइज। तो लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, साइज ऑफ द particles is greater than 100 नैनोमीटर्स। जहां पर सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता था 1 nm, यहां पार्टिकल का साइज होता है 100 nm। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते थे उसका 100 गुना बड़ा पार्टिकल होता है सस्पेंशन के अंदर। तो इसीलिए सस्पेंशन के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं। नंबर 4, इट इज एन अनस्टेबल मिक्सचर। सॉल्यूट settle down at the bottom over period of time। अब क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? सस्पेंशंस जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। अब अनस्टेबल से क्या समझ आता है? अगर मान लीजिए मैं मड को वाटर के अंदर मिक्स कर दूं और उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख दूं, तो जो मड के पार्टिकल्स होंगे वो आपके बीकर में बिल्कुल नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा। क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं इसीलिए वो नीचे चले जाते हैं और पानी ऊपर रह जाता है। अगर वो स्टेबल होते तो वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते और आफ्टर कीपिंग अनडिस्टर्ब्ड वो बिल्कुल सेम रहते, पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होते।
तो सस्पेंशंस आर हाईली अनस्टेबल। और इसका एग्जांपल क्या है, अगर मैं मड को वाटर के अंदर मिक्स करता हूं तो मड पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद अगर अनडिस्टर्ब्ड रखे जाते हैं तो नीचे आकर सेटल हो जाते हैं। तो ये है सस्पेंशन का प्रॉपर्टी नंबर 4। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। इफ द सॉल्यूशन is passed through filter paper solute and solvent get separated, अब क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये है आपका फिल्टर पेपर और इस बीकर के अंदर है सस्पेंशन। अगर मैं यहां से इस पे ऐसे सस्पेंशन को फिल्टर पेपर पर डालूं तो सस्पेंशन फिल्टर पेपर में से सॉल्वेंट नीचे बह जाएगा और सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? फिल्टर पेपर के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, दो एटम्स के बीच का गैप काफी कम होता है और सस्पेंशन के जो सॉल्यूट होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। अब साइज बड़ा होने की वजह से वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पाते हैं और जो सॉल्वेंट होता है क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज काफी छोटा होता है वो फिल्टर पेपर को पास कर जाता है। अब इससे फर्क क्या होगा, हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग दोबारा से मिल जाते हैं। तो ये काम होता है फिल्टर पेपर का। तो अगर मैं बोलूं सस्पेंशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हैं तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं एंड यूजिंग फिल्टर पेपर। और भी काफी टेक्निक्स यूज होती हैं जो हम आगे जाके देखने वाले हैं, पर फॉर द टाइम बीइंग आप इसे ही देखिए। तो चलिए, ये थी सस्पेंशन। अभी तक हमने पढ़ा है सॉल्यूशन और सस्पेंशन। अब इनके बीच की एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस। अब क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डालिए कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो क्या होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन? अब बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, पर वो कभी कभार वो कोशिश करते हैं होमोजीनियस की तरह बिहेव करने की। कैसे? कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर मान लीजिए सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज है ये और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज है ये, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के बी पार्टिकल का साइज होता है इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और ये है पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल। अब क्या होता है, फिल्टर पेपर के बीच में ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होते तो हेट्रोजीनियस है, पर अगर मैं फिल्टर पेपर यूज करता हूं, कोलॉइडल का जो पार्टिकल का साइज होता है वो इतना छोटा तो होता है कि वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास कर जाए। तो उसकी वजह से हमें वो कैसा सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, हमें वो लगेगा कि होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि हम पार्टिकल्स को अलग नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए थ्रू फिल्टर पेपर। पर दूसरी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं। तो आपको जो याद रखना है वो ये है, कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते कौन से हैं? हेट्रोजीनियस, पर कभी कभार वो हमें होमोजीनियस की तरह भी दिखते हैं। अगर हम बात करें फिल्टर पेपर के केस में तो वो हमें होमोजीनियस लगेंगे, पर होते क्या है वो? हेट्रोजीनियस। तो चलिए डिफाइन करते हैं आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो चलिए लिखते हैं, colloidal solution is heterogeneous mixture in which the size of particles lies between the true solution and the suspension. जैसा कि हमें यह दिख भी रहा है, सॉल्यूशन से बड़ा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, और कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से साइज से बड़ा होता है सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो चलिए हेडिंग डालिए, properties of colloidal solution। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 1? चलिए देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ colloid can't be seen by naked eyes। वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से ना दिखें, भले ही वो पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़े होते हैं, पर वो फिर भी इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंखों से तो ना दिखें। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर and thus solute and solvent can be separated using some techniques। अब वो टेक्निक्स क्या होती हैं उनको हमें डिटेल में नहीं जाना है अभी। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने बताया था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए वो इजीली अलग अलग हो जाते हैं, पर इसमें फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं होगा। फिर होगा वो किसी अदर टेक्निक की वजह से होगा। उन टेक्निक्स को अभी हमें स्टडी नहीं करना है। प्रॉपर्टी नंबर 3, size of particles is smaller than
सस्पेंशन but greater than solution, मतलब जो साइज इसका होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। अब आ जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। अब कोलॉइड जो होते हैं वो स्टेबल मिक्सचर्स होते हैं, अगर उन्हें अनडिस्टर्ब्ड भी रखा जाता है वो फिर भी उनमें ऐसा नहीं होता कि सॉल्यूट नीचे सेटल डाउन हो जाए, वो स्टेबल रहते हैं, वो एज इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हमेशा रहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज अ स्टेबल मिक्सचर particles do not settle यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो इट इज अ स्टेबल मिक्सचर, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन at the bottom over a period of time. अब बच्चों, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमें एक यूजफुल ऑब्जर्वेशन देखनी है। एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टिंडल, उन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, और यहां पर उन्होंने एक और बीकर लिया, पहले बीकर में उन्होंने फिल किया सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कि एक प्योर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और दूसरे बीकर में उन्होंने लिया सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, solution of milk and water। अब यहां पर एक टॉर्च रखी गई, जिसके अंदर से लाइट पास कराई गई। अब जब सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में से लाइट पास हुई तो इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखा, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि यहां इस एरिया से यहां से लेकर यहां तक कोई लाइट पास हुई।
पर जैसे ही यहां से लाइट रे आगे आई तो उन्होंने देखा कि थ्रू आउट द कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, थ्रू आउट द कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट की स्कैटरिंग हुई। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना, और अंदर उनको लाइट दिखी कुछ इस तरीके से। यहां पर उनको कुछ नहीं दिखा और यहां पर लाइट उनको दिखी। अब इससे क्या कंक्लूजन आया कि जब लाइट रेज एक कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करती हैं तो लाइट की स्कैटरिंग होती है, और इस फिनोमिना को उन्होंने बोला टिंडल्स इफेक्ट। क्यों टिंडल्स इफेक्ट? क्योंकि ये टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। तो मैं इसको दोबारा बताता हूं। टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब लाइट रे प्योर सॉल्यूशन से या फिर सस्पेंशन से पास करेगी, स्कैटरिंग नहीं होगी, पर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करेगी तो लाइट की स्कैटरिंग होती है। ब्लड भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो चलिए आगे हम डिफाइन करते हैं टिंडल्स इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट scattering of a beam of light when passed through colloidal solution is called टिंडल इफेक्ट। और जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया भी, टिंडल इफेक्ट कहां दिखा? कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन में कुछ भी स्कैटरिंग नहीं हुई। अब हमने इसकी स्टडी इसलिए की क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है colloidal solution leads to scattering of light when passed through it. थ्रू इट। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब बच्चों अलग अलग तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारा सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो कैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा? अलग अलग तरीके से अलग अलग कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलते हैं। और आपके एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा, और उसके एग्जाम्पल दो। तो अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर अलग अलग तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन का हम मेंशन करेंगे, और ये टेबल आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स में इसके एग्जाम्पल्स और टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं टेबल। सबसे पहले डिस्पर्स्ड
phase, dispersed medium, type, एग्जाम्पल। तो अगर डिस्पर्स फेज है लिक्विड, मैं यहां पर लिक्विड को L से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉलिड को S से और गैसेस को G से। तो अगर डिस्पर्स फेज है L लिक्विड और डिस्पर्स मीडियम है गैस, तो हमारा जो टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन हमें मिलता है उसे हम कहते हैं एरोसॉल। इसका एग्जांपल है फॉग, क्लाउड्स। अगर डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और मीडियम है गैस, तो उसको भी हम बोलते हैं एरोसॉल कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। अगर डिस्पर्स फेज है गैस, मैं पहले एक साथ सारे डिस्पर्स फेज लिख लेता हूं, उसके बाद डिस्पर्स मीडियम, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स क्या है। गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड। यहां पर गैस, गैस, लिक्विड, 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 सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। तो अगर गैस और लिक्विड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं फोम, और अगर लिक्विड लिक्विड इनको हम बोलते हैं इमल्शन, और अगर सॉलिड और लिक्विड उसे हम बोलते हैं सॉल। गैस और सॉलिड फॉर्म, लिक्विड और सॉलिड जेल, और सॉलिड और सॉलिड सॉलिड सॉल। अब फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है? शेविंग क्रीम, इमल्शन का एग्जाम्पल क्या है? मिल्क या फिर फेस क्रीम। सॉल का एग्जाम्पल क्या है? मड। फोम का एग्जाम्पल क्या है? रबर। जेल का एग्जाम्पल क्या है? चीज या फिर बटर। सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल है मिल्की ग्लास या फिर और कलर्ड जेमस्टोन। तो ये थे बच्चे टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब बाकी का कंटेंट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल टाइम आप इसे रिवाइज कीजिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।